बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर किस्म की तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें पैदा किया, और हर किस्म का दरूद और सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए है जो हम तक अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए। अल्हम्दुलिल्लाह, हम एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने एंटी फंगल ड्रग्स को डिटेल में पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। आज उसी एंटी फंगल ड्रग्स की सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। कुछ ड्रग्स रह गई हैं एंटी फंगल ड्रग्स, इंशाल्लाह उनको डिस्कस करने के बाद ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एक्सिनोकैंडिन्स। एक्सिनोकैंडिन्स क्या है? ये एक एंटी फंगल ड्रग्स हैं। इसके बारे में हमने एंटी फंगल ड्रग्स की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वाली वीडियो में भी पढ़ा था। उस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वाली वीडियो के बाद हमने एंटी फंगल ड्रग्स जिस तरह एम्फोटेरासिन बी के बारे में डिस्कस किया, फ्लूसाइटोसिन के बारे में डिस्कस किया, हमने एज़ोल ड्रग्स के बारे में डिस्कस किया। आज हम एक्सिनोकैंडिन के बारे में डिस्कस करेंगे और टर्बिनाफिन के बारे में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ये बहुत ही आसान है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पहली बात समझते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो ये कहता है कि ये क्या करता है, हमें पता है। ये देखो, मैंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में भी हमने डिस्कस किया था कि एक होता है बीटा ग्लूकेन सिंथेटेज। एक्सिनोकैंडिन क्या करता है, इसको इनहिबिट कर देता है। अब जब बीटा ग्लूकेन ही नहीं बनेगी, अब बीटा ग्लूकेन क्या चीज़ है, ये देखो इस जगह पे कि बीटा ग्लूकेन जो फंगल की सेल वॉल है उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट रोल है इसका। बीटा ग्लूकेन का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब बीटा ग्लूकेन ही नहीं बनेगा तो फंगल की सेल वॉल क्या हो जाएगी, डिसरप्ट हो जाएगी, और अल्टीमेटली क्या होगा कि फंगल सेल की लाइसिस हो जाएगी, लाइसिस और सेल डेथ हो जाएगी। अब इसको एक दफ़ा रीड कर लेते हैं, ये बहुत ही आसान है। आप इसका एंड पे स्क्रीनशॉट भी ले लेना ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। अब वो ये कहता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में कि एक्सिनोकैंडिन क्या करता है, वो इंटरफेयर करता है। अब किस चीज़ में इंटरफेयर करता है, फंगल सेल वॉल की सिंथेसिस में इंटरफेयर करता है। कैसे इंटरफेयर करता है कि जो उसकी बीटा 1,3 डी ग्लूकेन है ना, उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। अब देखो, दो तरह के बीटा ग्लूकेन होते हैं। एक है बीटा 1,3 ग्लूकेन और एक है बीटा 1,6 ग्लूकेन। अब बीटा 1,3 और 1,6 हैं, तो जो इसमें बीटा 1,3 ग्लूकेन सिंथेटेज है ना, वो क्या करता है, इस बीटा 1 जो एक्सिनोकैंडिन है वो बीटा 1,3 ग्लूकेन सिंथेटेज की इनहिबिशन कॉज कर देता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बीटा 1,3 ग्लूकेन की सिंथेसिस नहीं होती, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि फंजाई सेल की लाइसिस हो जाती है। आप इनमें एक्सिनोकैंडिन में कौन कौन सी ड्रग्स इंक्लूड हैं, इसमें है कैस्पोफंगिन, मीकाफंगिन और एनिड्यूलाफंगिन। ये है एक्सिनोकैंडिन की एग्जांपल। तो एक्सिनोकैंडिन बहुत ही छोटा सा था टॉपिक, तो इसमें हमने सिर्फ इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और इसकी ड्रग्स के बारे में पढ़ा कि ये कैसे काम करता है। आपको समझ आ गया होगा कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इतना काफ़ी है आपके लिए। उसके बाद हम टर्बिनाफिन जो अगली एंटी फंगल ड्रग है उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम पढ़ते हैं जो मोस्टली कॉमनली यूज एंटी फंगल ड्रग्स हैं वो है अजोल। तो अजोल को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जो रिमेनिंग एंटी फंगल ड्रग्स है उसका बेसिक बेसिक जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह वही पढ़ेंगे। इनके बारे में डिटेल में अगर आपने पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना, इंशाल्लाह एक प्रॉपर सी वीडियो हम उस पर बना लेंगे, कोई मसला नहीं है उसमें। तो अब टर्बिनाफिन के बारे में पढ़ेंगे। तो टर्बिनाफिन सबसे पहले क्या है, इसका हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखना था। कि अब जब हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता होगा ना, तो फिर हमें इस ड्रग को समझना आसान हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ये भी बहुत ही आसान है। तो वो क्या कहते, देखो मैंने आपको बताया था कि इर्गोस्टिरोल जो है वो सेल वॉल का सेल मेम्ब्रेन का, फंगल सेल मेम्ब्रेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर इर्गोस्टिरोल नहीं होगा तो सेल मेम्ब्रेन डिसरप्ट हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन। तो फिर क्या होगा, फंगल की सेल लाइसिस हो जाएगी। तो अब ये क्या करता है, जो टर्बिनाफिन है ये क्या करता है, ये स्क्वालिन की कन्वर्जन लेनोस्टिरोल के अंदर इसको इनहिबिट कर देता है। जब इसको लेनोस्टिरोल नहीं बनेगा तो फिर अल्टीमेटली इर्गोस्टिरोल भी नहीं बनेगा, तो जिसकी वजह से इर्गोस्टिरोल की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इसलिए ये है टर्बिनाफिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये स्क्वालिन इपोक्साइड को स्क्वालिन इपोक्साइड क्या है कि एंजाइम है, ऐसा एंजाइम है जो स्क्वालिन को कन्वर्ट करता है लेनोस्टिरोल के अंदर। तो इससे क्या होता है कि जब इसको इनहिबिट करेगा तो ये क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा सिंथेसिस ऑफ इर्गोस्टिरोल। जब इर्गोस्टिरोल नहीं बनेगा तो फिर मैंने आपको क्या बताया कि फंगल सेल मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये था इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब आपने याद रखना है टर्बिनाफिन के बारे में जो मेन पॉइंट, एक मेन पॉइंट जो है वो याद रखना है। वो ये क्या है कि ये मोस्टली टर्बिनाफिन मोस्टली इफ़ेक्टिव है किसके खिलाफ, ऐसे फंगल इन्फेक्शन जो स्किन के ऊपर हों, टॉपिकल फंगल इन्फेक्शन, या क्यूटेनियस हो या टॉपिकल हों, ऐसे फंगल इन्फेक्शन के खिलाफ ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो हम इसकी एग्जांपल्स में पढ़ेंगे कि इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। अब क्या है, डर्मेटोफाइट्स। ये भी डर्मेटोफाइट्स ऐसे फंगल इन्फेक्शन है
जो ऊपर वाली स्किन टॉपिकल जो सरफेस है उसको इन्फेक्ट करते हैं, या ये कह लो उनकी फंगल इन्फेक्शन कॉज कराते हैं। तो ये है, एक है डर्मेटोफाइट और दूसरा है ओनिकोमाइकोसिस। ओनिकोमाइकोसिस भी ऐसा ही फंगल स्पीशी है जो टॉपिकल फंगल इन्फेक्शन कॉज कराता है। तो वो कह रहा है ड्रग ऑफ चॉइस है डर्मेटोफाइट्स के खिलाफ और स्पेशली ओनकोमाइकोसिस के खिलाफ। तो वो कहता है कि इन दोनों के खिलाफ ये इट्राकोनाजोल और इवन के ग्लिसियोफुल्विन से भी ज़्यादा इफेक्टिव है। ये आपने पॉइंट याद रखना है। आपने पॉइंट ये याद रखना है, जब भी कोई टॉपिकल मोस्टली जो ये ऑर्गेनिज्म जो ऊपर दो डिस्कस किए हैं, अगर इनकी वजह से जो इन्फेक्शन होगा उसमें हम ज़्यादा प्रेफर किसको करेंगे, टर्बीनाफिन को। ये पॉइंट आपने लाजमी याद रखना है टर्बीनाफिन के बारे में। हमने इसका रूट, अच्छा इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या किया, इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरल है। अब हमने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी देख लिया। अब हमने वही इसका कि कौन कौन से ऐसे फंजाई के स्पीशीज़ है जिनके ख़िलाफ़ हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 है कैंडिडा एल्बिकन और नंबर 2, अच्छा कैंडिडा एल्बिकन ये अब कह लो मोस्ट यूनिवर्सल है, इसके खिलाफ हर ऑलमोस्ट हर ड्रग जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद मतलब इसको, लेकिन इसमें भी प्रेफरेंस है कि कौन सी ड्रग ज़्यादा प्रेफर करेंगे कैंडिडा एल्बिकन के लिए। टर्बीनाफिन कैंडिडा एल्बिकन के लिए फ़र्स्ट चॉइस ड्रग नहीं है, लेकिन इसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो टर्बीनाफिन है वो फर्स्ट चॉइस है दो चीज़ों के खिलाफ, एक है डर्मेटोफाइट्स के खिलाफ और ओनिकोमाइकोसिस के खिलाफ। और ये देखो जैसा डर्मेटोफाइट्स है इसी तरह एपिडर्मोफाइटोन है। एपिडर्मोफाइटोन से पता चल रहा है कि ऐसे फंगल इन्फेक्शन जो हमारे एपिडर्मस को इन्फेक्ट करेंगे। इसी तरह ट्राइकोफाइटोन है, ये भी टॉपिकल है। ये देखो टॉपिकल इन्फेक्शन है। ट्राइकोफाइटोन में टॉपिकल इन्फेक्शन है। इसी तरह जो टॉपिकल टर्बीनाफिन है 1% क्रीम या इसका सोल्यूशन हम टीनिया पेडिस। अब टीनिया पेडिस क्या है कि जो हमारी फिंगर्स के दरमियान इन्फेक्शन होता है, इसका मतलब वो भी टॉपिकल है। इसी तरह टीनिया कॉर्पोसिस क्या है कि स्किन के ऊपर रैशेस से बन जाता है रेड रेड से, तो इसका मतलब है ये भी सिर्फ टॉपिकल। आपने सिंपल ये याद रखना है कि जो टर्बीनाफिन है वो मोस्टली टॉपिकल इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ ही इस्तेमाल हो रही है। इसी तरह जो टीनिया क्रूरिस है ये भी क्या है कि ऐसे टॉपिकल फंगल इन्फेक्शन जब ये मॉइस्ट जो हमारी बॉडी के मॉइस्ट एरियाज़ हैं, जैसे हम हमारे अंडर आर्म्स हो गए, इस तरह की जो हमारा नेक जो है जहाँ पे पसीना वगैरह ज़्यादा आता है, उन एरियाज़ की जो इन्फेक्शन है उनको हम कहते हैं टीनिया क्रूरिस, और ये वो भी टॉपिकल ही है। तो आपने मेन पॉइंट क्या याद रखना है कि जो टर्बीनाफिन है वो मोस्टली इफेक्टिव है टॉपिकल फंगल इन्फेक्शन के खिलाफ। अब इसकी लास्ट पे है इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स, के बाद चला ये ख़त्म हो जाएगा एडवर्स इफेक्ट थोड़े से। अब वो कहता है कि हम इसको ओरल भी दे सकते हैं, टॉपिकल भी दे सकते हैं टर्बीनाफिन को, ठीक है। मोस्टली हम इसको ओरल देते हैं, लेकिन टॉपिकल भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी जो ओरल के ज़रिए बायोअवेलेबिलिटी है वो ओनली 40% है। तो अब मैंने पीछे पॉइंट बोला है कि हम मोस्टली इसको ओरली देते हैं, ये बात मुझे कंफर्म नहीं है, आप ये देख लेना। लेकिन मैंने जो पढ़ा था उसमें हम ओरली ड्रग्स भी देते हैं। तो अब ये नहीं कह सकते कि हम मोस्टली हम ओरली देते हैं, हम क्योंकि इसकी बायोअवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा तो है नहीं, 40% है, तो इसलिए हम इसको ओरली भी दे सकते हैं, टॉपिकली भी दे सकते हैं। अब जो इसकी एब्जॉर्प्शन है वो फूड के साथ इंक्रीज नहीं होती। इसका मतलब ये क्या है कि अगर आप फूड ज़्यादा को, अब ये कुछ ऐसे ड्रग्स भी हैं जिसमें हम फूड के साथ उनका रिलेशनशिप होता है कि अगर फूड आपने खाई हुई है तो उनकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इनका एज सच कोई फूड के साथ ताल्लुक नहीं है, ये बात सिंपल सी है, याद रखनी है। तो आप मेन आपने याद रखना है कि इसकी बायोअवेलेबिलिटी कितने परसेंट थी। मेन पॉइंट जो इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स में है वो क्या है, वो ये है कि ये 99% बाउंड करती है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, ये इसका मेन पॉइंट है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि इसकी जो हाफ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। अब मैंने आगे एक सवाल पूछा हुआ है कि इसकी प्रोलॉन्ग्ड हाफ लाइफ, जो इसकी हाफ लाइफ है वो 200 से 400 घंटे क्यों है। इसका मेन जो इसका आंसर था वो ये है कि जो ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड कर जाती है, जब ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड करती है तो आपने मेन पॉइंट ये याद रखना है, अगर आपको इस बात की समझ नहीं आई तो आपने ये याद रखना है कि जो भी ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड करेगी उसकी हाफ लाइफ बढ़ जाती है, क्योंकि फिर वो उसको ब्लड से रिलीज़ होने देंगे ना, ये चीज़ आपके साथ बाउंड कर गई है तो फिर वो अपने आप से रिलीज़ होने में टाइम लगेगा उसको, तो वो बॉडी के अंदर ही रह जाती है। तो इसलिए इसका हाफ लाइफ ज़्यादा है। आपने ये पूरा पॉइंट लाजमी फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर याद रखना है। उसके अलावा आपने ये याद रखना है कि हम इसको नर्सिंग मदर के अंदर नहीं दे सकती, बेबी फीडिंग में नहीं दे सकते, क्योंकि ये ब्रेस्ट मिल्क के अंदर एक्यूमुलेट हो जाती है, उसकी वजह से ये बच्चे के अंदर इस ड्रग के ट्रांसफ़र होने के चांसेस होते हैं। इसलिए हम नर्सिंग मदर्स को ये इस्तेमाल नहीं कराते। और लास्ट पॉइंट है कि ये स्किन, नेल और फैट के अंदर ये डिपॉजिटेड भी हो जाती है।
तो ये थी इस ड्रग की टर्बिनाफिन की फार्माकोकाइनेटिक्स। बहुत ही आसान है, आपने क्या याद रखना है कि हम इसको या ओरल और टॉपिकल दे सकते हैं। इसकी बायोअवेलेबिलिटी दूसरा पॉइंट 40% है। 99% ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड है, इसकी वजह से इसकी हाफ लाइफ ज़्यादा है, 200 से 400 घंटे इसकी हाफ लाइफ है। सिंपल ये 4-5 पॉइंट है, अगर आप यही याद रख लो तो ये आपके लिए काफ़ी होगा। और 5वां पॉइंट क्या है कि हम इसको नर्सिंग मदर के अंदर नहीं दे सकते। तो बहुत ही आसान है, आपने इसको ज़्यादा टफ नहीं लेना और ये बहुत ही आसान है। आपको उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और जो इसके बाद है एडवर्स इफ़ेक्ट। अब एडवर्स इफ़ेक्ट सिंपल वही हैं जो बाकी हम पीछे से पढ़ते आए हैं कि ये जीआईटी को डिस्टर्ब कर देगा, हेडेक कॉज करा देगा, ये हमारी बॉडी के ऊपर रैशेज़ कॉज करा देगा। तो रैशेज़ जो मोस्टली आप कह लो कि एलर्जी वगैरह की वजह से, ड्रग के साथ जो एलर्जी होती है उसी वजह से हो सकता है। उसके अलावा डायरिया, डायरिया का आपको पता है। डिस्पेप्सिया, डिस्पेप्सिया क्या होती है? हाँ हाँ, डिस्पेप्सिया होती है कि आपकी इनप्रॉपर डाइजेशन या क्रॉनिक इनडाइजेशन, मतलब आपको खाना हजम नहीं हो रहा, उसको कहते हैं डिस्पेप्सिया। उसके अलावा नोज़िया है। अब जो मेन पॉइंट है एडवर्स इफेक्ट्स में, ये दो चीज़ें हैं। वो कहता है कि जो रिफेम्पिन है, रिफेम्पिन क्या कॉज कराता है, इसका ब्लड के अंदर लेवल ज़्यादा कम करा देता है। क्योंकि रिफेम्पिन क्या करेगा कि इसको मेटाबोलाइज जल्दी करा देगा, इसलिए इसका ब्लड का लेवल कम करा देगा। और सिमेटिडिन क्या करता है कि इसके ब्लड के लेवल को ज़्यादा कर देगा। आपने ये बात पॉइंट याद रखना है कि रिफेम्पिन जो है वो ब्लड के अंदर टर्बिनाफिन के लेवल को कम कर देता है और सिमेटिडिन ज़्यादा कर देता है। अब ये भी टेबल भी इर्गोस्टिरोल की सिंथेसिस से रिलेटेड ही है। अगर आपने पढ़ना है तो ठीक है, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। अब इसमें भी ये शो कराया गया है कि वो स्क्वालिन जो है वो लेनोस्टिरोल में कन्वर्ट होता है, लेकिन जो टर्बिनाफिन है वो क्या करता है, इसको इनहिबिट कर देता है। इनहिबिट कैसे करता है? स्क्वालिन इपोक्साइड को रोक देता है, जिसकी वजह से स्क्वालिन जो है वो लेनोस्टिरोल में कन्वर्ट नहीं होता। आपने पढ़ा था एजोल, जिसे मैंने एजोल में बताया था कि एजोल क्या करता है कि वो लेनोस्टिरोल की कन्वर्जन को रोक देता है एर्गोस्टिरोल के अंदर। तो ये लेनोस्टिरोल एर्गोस्टिरोल के अंदर नहीं बनता, जिसकी वजह से ये एजोल इस तरह काम करते हैं। तो ये थी आसान सी, इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बस सिर्फ इतना ही याद रखना है कि स्क्वालिन जो है वो लेनोस्टिरोल में कन्वर्ट होता है, लेकिन जो टर्बिनाफिन है वो इसको इनहिबिट कर देती है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आपकी मर्ज़ी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। उम्मीद है इंशाल्लाह अगर आपको ये पसंद आया तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मैं ये स्क्रीन कर देता हूँ, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो अगर आप कोई सजेशन वगैरह देना चाहते हो रिगार्डिंग वीडियो, तो आप दे सकते हो कि यार इस तरह नहीं, कुछ इस तरह कर लो ताकि हमारे लिए हमारी वीडियो है वो बेहतर बन जाए वीडियो। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।